बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम हाजिर हैं अपने बकिया लेक्चर के साथ। जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, आज उसका बकिया हिस्सा है। और पहले लेक्चर में हमने बायोलॉजी के 3 साइंसेस के साथ रिलेशन को डिस्कस किया। आज हम बाकी 2 रिलेशन और एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। जो तीसरा रिलेशन है हमारा, जो आज हमने स्टडी करना है, वो है बायो जियोग्राफी। बायोजियोग्राफी मतलब कि मैं अब बायो का रिलेशन किससे बनाना चाह रहा हूं? जियोग्राफी से। अब जियोग्राफी क्या है? हमें पता है कि डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स हमारे इस अर्थ पे बने हुए हैं। बड़ा सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं अगर बताऊं तो पोलर रीजन्स, पोलर यानी ये वो एरिया हैं जो आइसलैंड हैं, इधर सारा साल बर्फ रहती है। उसके बाद हम डेजर्ट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। डेजर्ट्स यानी ये रेतले इलाके, रेगिस्तान है। उसके बाद हम प्रॉपर किसी फॉरेस्ट की बात, ट्रॉपिक्स, टेम्परेट रीजन, इस तरह हमारी जो जमीन है वो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड है। बहरहाल हम ये रीजन समझते हैं। मैदानी इलाका हो गया, रेगिस्तान वाला इलाका हो गया। उसके बाद बहुत से इलाके आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि हमारी जो जमीन है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। अब बायो और जियोग्राफी बायो को कैसे हेल्प देती है? अब हम जब डिफरेंट रीजन्स को देखते हैं तो हम उन रीजन्स में अंदाजा लगा लेते हैं कि वहां किस किस्म की बायोडाइवर्सिटी है। यानी मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, वहां किस किस्म की बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी से मुराद, बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, VARIETI, यानी इन एरियाज में किस तरह की एनिमल्स या प्लांट्स की वैरायटी मौजूद है। सो जियोग्राफी हमें इसी में हेल्प देती है बायोलॉजिस्ट को कि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म, जानवर या पौधे, उनके हालातों वाकयात किस तरह है। बायोजियोग्राफी हमें हेल्प देती है इस चीज को अंडरस्टैंड करने में। अब इधर एक इस एग्जाम्पल में बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर। इसमें हम देखें कि इस बायोजियोग्राफी में हम ये नॉलेज इस्तेमाल करते हैं कि डिफरेंट पार्टिकल जियोग्राफिकल रीजन्स के कैरेक्टर्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेजर्ट का कैरेक्टर देखते हैं, डेजर्ट, ठीक है जी, DESERT, डेजर्ट। रेगिस्तान का कैरेक्टर देखते हैं तो हमें यहाँ के कैरेक्टर्स देखने में पता चल रहा है। यहाँ का एक कैरेक्टर ये है कि ये वाला एरिया सारा ड्राई है, यानी बारिशें कम होती है। एक हम इसमें ये कैरेक्टर देखते हैं, इधर ये एरिया इधर का हॉट यानी बहुत ज्यादा गर्म है। सो हम इन कैरेक्टर्स को देख के अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ जो एनिमल्स होंगे उनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, या प्लांट्स होंगे उनके कैरेक्टर्स कैसे हैं। जिस तरह हम इस नॉलेज से ये अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ जो प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स, उनका कैरेक्टर क्या होगा, उनकी लॉन्ग रूट्स हैं। अब ये क्या बात है? रीजन ये है, लॉन्ग रूट्स होने की वजह यह है क्योंकि इधर ऑलरेडी पानी की कमी है, ये ड्राई एरिया है। लॉन्ग रूट्स जमीन की निचली तह तक गई होंगी ताकि वहां से पानी, वाटर अब्सॉर्ब किया जाए। दूसरा, हम यहाँ के प्लांट का कैरेक्टर ये नोट करेंगे कि इनके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है, जिस तरह एलोवेरा वगैरह। तो हम कहते हैं इन प्लांट्स के अंदर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी
मौजूद है। वजह क्या है इन प्लांट्स के अंदर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि ये एरिया ड्राई है और हॉट है, इनके पानी के जाया होने का खतरा बहुत है, इसलिए ये प्लांट्स अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। तो बहुत बेस्ट एग्जांपल थी ये समझने के लिए कि एक एरिया के कैरेक्टर्स को हमने अंडरस्टैंड किया और वहां के मौजूद प्लांट्स के कैरेक्टर्स को भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया। इससे एक बड़ा बेस्ट और भी एग्जांपल निकलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक जानवर देखते हैं जिसके लंबे लंबे बाल हैं, व्हाइट कलर का है, तो बेसिकली हमारे माइंड के अंदर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली जो पोलर बियर हमारे माइंड के अंदर आ जाएगा, पोलर बियर। अब हमें पता है इसके लंबे लंबे बाल हैं, ये व्हाइट कलर, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में क्या आ जाएगा कि ये पोलर रीजन यानी बर्फानी इलाके में रहते हैं। ये हमने देखा इलाके के कैरेक्टरिस्टिक्स, ज्योग्राफिकल रीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हमने वहां के एनिमल के कैरेक्टर्स को भी ज्योग्राफिकल रीजन के कैरेक्टर्स देख के हमने वहां के एनिमल्स के कैरेक्टर को भी अंडरस्टैंड किया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आ चुका होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जो अगला रिलेशन है बायो का, वो किस नॉलेज के साथ है। नेक्स्ट रिलेशन है बायो का इकोनॉमिक्स के साथ। तो इस रिलेशन का जो नाम बनता है वो बनता है बायो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स यानी मुआशियात, इसको हम अंडरस्टैंड करें। इसका इकोनॉमिक्स का ताल्लुक पैसा कमाने से है, यानी मुआशी लिहाज से है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिलेशन है कि हमने किसी चीज को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्लांट देखते हैं तो हम उसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह देखते हैं कि हम देखते हैं कि इसकी जो लकड़ी है या इसका जो फ्रूट है वो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट क्या देगा, या उसको बेच के हम कमाई किस तरह कर सकेंगे। हाँ, इकोनॉमिक एक ऐसी साइंस है जिसका रिलेशन हर सब्जेक्ट के साथ है, पाक स्टडी के साथ है, इसका इस्लामिक स्टडी के साथ है, इंग्लिश के साथ है। क्योंकि जब भी कोई बंदा इन सब्जेक्ट्स को पढ़ता है तो वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर माइंड में रखता है कि मैं ये जो चीज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं ये जो काम कर रहा हूँ, मुझे इसका क्या फायदा होगा और मेरी कमाई और पैसों के लिहाज से क्या फायदा होगा। तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल दी गई है वो बहुत अच्छी एग्जांपल है इस बुक में कि इसमें बायो इकोनॉमिक्स में ये बोला है कि जब हम कोई फसल लगाते हैं, कोई क्रॉप ग्रो करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने व्हीट क्रॉप ग्रो करवाई है यानी गंदम की फसल लगाई है, और इस गंदम में हमने देखना है, इसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें निकालनी है। हमने इसमें अपनी कॉस्ट वैल्यू देखनी है। कॉस्ट वैल्यू से मुराद है कि इसके ऊपर हमारा खर्चा कितना है। फिर इसके बाद हमने इसमें अपनी प्रॉफिट वैल्यू देखनी है। प्रॉफिट वैल्यू वही मैं आपको बात बता रहा हूं कि हमें इकोनॉमिकल प्रॉफिट यानी में से बचत कितनी हुई है, पैसे कितनी हुई है। और ये जो चीजें बायो में अगर हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से स्टडी करते हैं ना, किसी भी फ्रूट के बारे में, एनिमल्स के बारे में, इन पे कॉस्ट कितनी आएगी, इनकी मेंटेनेंस पे कॉस्ट कितनी आएगी, नए खरीदे जाएंगे, नए लगाए जाएंगे, नया बीज खरीदा जाएगा, फसल की कटाई के लिए जो डीजल यूज होगा, ये या इसको मार्केट तक सेल करने के लिए जो पेट्रोल यूज या डीजल यूज होगा, वो सारा हमारी कॉस्ट में आता है। और ये सब कुछ करने के बाद जब ये मार्केट में सेल हो जाएगी गंदम, और इसमें से हमें प्रॉफिट क्या मिला है, ये सारा काम चूंकि किन से, प्लांट्स या एनिमल से रिलेटेड है, चूंकि प्लांट और एनिमल का जिक्र हम बायो में करते हैं, तो ये बायो के माहिर मुआशियात यानी जो इकोनॉमिक्स को जानते हैं ये वो लगाएंगे ये हिसाब किताब। बायो की हम किस ब्रांच में होंगे, हम बल्कि ब्रांच नहीं, बायो के हम किस रिलेशन में होंगे, वो है बायो इकोनॉमिक्स। हमने ये अंडरस्टैंड किया कि बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं
डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की कॉस्ट और प्रॉफिट वैल्यू देखी जाती है, ताकि इसका जो हमें माली फायदा या पैसों के लिहाज से फायदा वो क्या हुआ है। यहाँ ये थे हमारे 5 रिलेशंस। एट दैट एक बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता चलूं, वो हम इस एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक सर्कल बना रहा हूं, ये मैंने एक सर्कल बना लिया है। चूंकि मैं बायोलॉजिस्ट हूं, ये मेरा सर्कल है, दिस इज द सर्कल ऑफ बायो। अब मैं अगर बायो में केमिस्ट्री से हेल्प ले रहा हूं, फिजिक्स से ले रहा हूं, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिस साइंस से मर्जी हेल्प ले रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं कि मैं केमिस्ट्री सारी नहीं जानता, लेकिन मैं इतनी जरूर जानता हूं जो मुझे बायो में हेल्प दे सके। यही चीज मैं आपको समझाने लगा हूं। मैं इधर एक और सर्कल लगा लेता हूं, ये देखें जी, ये सर्कल मैंने एक और लगा लिया है, तो मैं यहां एक सर्कल ये लगा लिया। सो ये सर्कल मैंने केमिस्ट्री का लगा लिया। फिर मैं यहां एक और सर्कल लगा रहा हूं, आप इसको डायग्राम को अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखें जी, ये मैंने फिजिक्स का एक सर्कल लगा लिया। सिमिलरली चले मैं यहां एक सर्कल लगा लेता हूं इकोनॉमिक्स का। मेरी मैंने 3 सर्कल लगाए हैं यहाँ। वो सर्कल मेरे किसके साथ मैच हो रहे हैं? बायो के साथ। इकोनॉमिक्स का ये सर्कल लगा लिया। अब आप देखें मैं किस सर्कल में हूं? मैं बजाते खुद बायो के सर्कल में हूं, लेकिन बायो को फिजिक्स से हेल्प चाहिए, तो सो ये वाली इतना एरिया जो फिजिक्स का, मुझे ये नहीं रिक्वायर्ड। मुझे फिजिक्स का सिर्फ ये वाला एरिया रिक्वायर्ड है, जिसमें मैं कुछ सिर्फ इतने रूल्स अंडरस्टैंड करूंगा जो मुझे बायो में हेल्प दें। सिमिलरली मुझे केमिस्ट्री का ये एरिया नहीं रिक्वायर्ड, ये मेरे काम की चीज नहीं। मुझे केमिस्ट्री में सिर्फ वही रूल समझने हैं जो मुझे बायो में हेल्प दें। अब आप देख रहे हैं इन एरियाज में बायो और केमिस्ट्री का एरिया मिक्स हो चुका है, इसमें बायो और फिजिक्स, और इस एरिया में इकोनॉमिक्स का एरिया मिक्स हो चुका है। अब आप ये देखें, जिस एरिया को मैंने कलर किया है, अब इस वाला ये जो कलर एरिया है, इसमें बायो का सर्कल भी मौजूद है और इसमें फिजिक्स का सर्कल भी मौजूद है। सो ये एक नई साइंस बनी है, 2 साइंसेस को मिला के, इस वजह से हमने इस साइंस का नाम बायोफिजिक्स रखा है। और ऐसी साइंस जो 2 साइंसेस का मिक्सचर हो, उसे इंटर डिसिप्लिनरी साइंस का नाम दिया जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड हमारी बुक में लिखा हुआ है। या उर्दू में अगर इसको बात करें तो ये बनती है बैनुल हदूद साइंस, यानी वो साइंस जो 2 साइंसेस की हदें मिलने से बनी है। सिमिलरली एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस ये है, ये जो रेड मार्क है ये किसका है? ये बायोकेमिस्ट्री का रेड मार्क है। सिमिलरली ये जो रेड मार्क है ये किसका है? ये बायो इकोनॉमिक्स का है। तो ये डायग्राम हमारी बुक ने बनाई हुई है। उसने हमारी बुक ने बायोफिजिक्स की अगर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बनाई तो उसमें उसने एग्जांपल्स भी लिख दी हैं। सो मैं वो इधर नहीं बना रहा, वो बुक पे है, बहुत अच्छी लगी हुई है। बहरहाल मैंने उसी डायग्राम को समझाने की आपको ये कोशिश की है। इसमें मैंने बेसिकली ये वर्ड आपको समझाना चाहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंस क्या होता है, कि वो साइंस जो 2 साइंसेस के मिलने से बनती है, जिस तरह बायोफिजिक्स बायो और फिजिक्स के मिलने से बनी। सो इस एरिया को बायोफिजिक्स, ये बायोकेमिस्ट्री और ये बायो इकोनॉमिक्स। मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है आप जरूर कमेंट करें और मेरे इस चैनल को हर सूरत सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ आ चुका होगा। स्टूडेंट इसको इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं समझते, लेकिन ये समझने के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी। और एट द एंड ऑफ टॉपिक मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको टॉपिक अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा और अपनी चॉइस भी बताइएगा कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर होना चाहिए, वरना वैसे तो मैं चैप्टर वाइज ये सिलसिला जारी किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो चुका होगा। आप सबको ये टॉपिक कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पे काम कर सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।